जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था, मतलब मध्य प्रदेश में शासन व्यवस्था किस तरीके की है और किस तरीके की पहले थी। ठीक है, तो इसके साथ साथ में पूरी डिटेल में जो राज्य सरकार है और राज्य सरकार की जो कार्य प्रणाली है इसके बारे में पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाना है रजिस्टर में, और आपको जहां पर जो भी मेन फैक्ट यहाँ पर बताऊंगा मैं उसको लिखते जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बार वीडियो देखने के बाद में आप दूसरी बार इस वीडियो को हो सकता हो कभी ना देखें, तो कॉपी में लिखा हुआ होगा तो आप जरूर उसको पढ़ लेंगे एक बार और डेफिनेटली आपको ये याद होगा। और आज यहाँ पर फैक्ट टू फैक्ट चीजें पूरा देखेंगे और एमपीपीएससी और पटवारी के लिए क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था, मतलब मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था के अंग। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था के अंग। ठीक है, तो अंग यहाँ पे इनकी बात करने से पहले सबसे पहले आपको ये बता देंगे कि आज हम जो भी पढ़ेंगे यहाँ पर पूरा वो संविधान के भाग 6 का पूरा पाठ रहेगा। ठीक है, संविधान के भाग 6 का पूरा पाठ रहेगा जिसमें राज्य सरकार और उसके कार्य प्रणालियों का पूरा उल्लेख किया गया है, मतलब पूरा वर्णन किया गया है। ठीक है, अब फिर आगे बात करें। अब पार्ट की बात तो हो गई, भाग संविधान का कौन सा भाग आज पढ़ेंगे हम, तो भाग 6 जिसमें राज्य सरकारें दी है और उसके समस्त कार्य प्रणालियां दी है। ठीक है, अब बात करें अनुच्छेद, तो भाग 6 में राज्य सरकार के कार्य प्रणालियों का पूरा जो उल्लेख है ये किन अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर और अनुच्छेद आपको मिलेगा, यहाँ पर देख लें। और ये जो पूरी जो कार्य प्रणाली है ये कार्य प्रणाली भाग 6 के अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक आपको मिलेगा ये पूरी कहानी। ठीक है, तो इस तरीके से 152 से लेकर आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल बोलो या फिर अनुच्छेद बोलो, 152 से लेकर 237 तक। ठीक है, 237 तक भाग 6 में पूरा जो उल्लेख जितना भी किया है वो इन्हीं अनुच्छेद के अंतर्गत पूरा आएगा। मतलब राज्यपाल या फिर हाईकोर्ट की बात करें, न्यायपालिका की बात करें या फिर विधायिका, कार्यपालिका या फिर न्यायपालिका, इन सभी की बात करें तो ये पूरा टोटली इस 152 से 237 तक के जो अनुच्छेद है इसी के अंदर पूरा टोटली आ जाएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर आराम से एक एक चीज को पूरा देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैंने ये तो बता दिया है कि ये जो पूरा भाग है ये किसका है, तो संविधान का भाग 6 है। किसके अंदर आएगा ये, संविधान के भाग 6 के अंतर्गत आएगा मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था। मतलब किसी भी राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है वो संविधान के भाग 6 के अंतर्गत पूरा उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, वो किसी भी स्टेट की हो सकती है। तो हम मध्य प्रदेश के बारे में पूरा बात करेंगे तो वो भी किसी में आएगा तो भाग 6 में ही आएगा। और अनुच्छेद यहाँ पर मैंने लिखा है, अनुच्छेद 152 से लेकर 152 से 237 तक। ठीक है, ये पूरा हम आप यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसके बाद में फिर यहाँ पर बात करें तो जो 152वां अनुच्छेद है, 152वां ये वाला जो अनुच्छेद है इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है यहाँ पर आपको परिभाषा दी है। क्या दिया है, परिभाषा। अब ये परिभाषा किसकी दी है, तो ये जो परिभाषा दी है ये राज्यों की परिभाषा दी है। ठीक है, राज्यों को परिभाषित इसमें किया गया है। केवल आपको इतना ही याद रखना है कि अनुच्छेद 152 में क्या दिया गया है, तो राज्यों की परिभाषा दी है, यही पूछेंगे। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं पूछेंगे। ठीक है, इसके बारे में अनुच्छेद 152 के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना है। और राज्यों की परिभाषा भाग 6 के किस अध्याय में दी है, तो अध्याय की बात करें यहाँ पर तो भाग 6 के अध्याय 1 में दी है, अध्याय 1 में दी है। मतलब कौन सा, अध्याय 1 में यहाँ पर दी गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर शुरुआती पॉइंट यहाँ पर ये याद रख लेना है, 152 जिसमें परिभाषा दी है और कौन सा अध्याय है, तो भाग 6 का अध्याय 1, भाग 6 का अध्याय 1। ठीक है, संविधान का भाग 6 अध्याय 1 अनुच्छेद 152 क्या दिया है, इसमें परिभाषा यहाँ पर दी गई है। क्लियर है, तो ये परिभाषा हुई। और उसके बाद में 153 से स्टार्ट करेंगे 33 तक, तो उसमें ये पूरी कहानी आएगी जो हम पढ़ने जा रहे हैं।
ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं और इसको पहले मिटा देते हैं। हो सके तो अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, जो किसी भी बुक में उतना सिस्टमेटिक आपको नहीं मिलेगा, न ही किसी नोट्स में उतना सिस्टमेटिक पूरा मिलेगा जो आज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लिख लें इसको और फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखें, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इसमें मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था के जो अंग है, ये अंग कितने हैं, तो टोटल जो अंग है इसको अध्ययन को सामान्य बनाने के लिए या फिर सिंपल बनाने के लिए, सिंपल तरीके से, बहुत सरल तरीके से इस पूरे शासन व्यवस्था का अध्ययन आसानी से कर सके, इसके लिए इनको 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहला इसमें है विधायिका, फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 भागों में इसको बांटा है। हालांकि इसको आपको किसी किसी बुक में 2 भाग और भी मिलेंगे, जिसमें लिखा हुआ रहेगा स्थानीय सुशासन। ठीक है, स्थानीय सुशासन जो अगला पार्ट होगा 1, 2, 3, और किसी किसी बुक में आपको स्थानीय सुशासन मिलेगा। ठीक है, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन मिलेगा और उसके बाद में संसद में भागीदारी, संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व ये मिलेगा। ठीक है, संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व मतलब कितने प्रतिनिधि बैठते हैं, प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 पॉइंट और है। किसी किसी बुक में आपको टोटल यहाँ पर 3 न मिलकर मिलेंगे, कितने 5 मिलेंगे, लेकिन खास तौर पर यहाँ पे 3 भागों में ही इसको बांटा गया है। ठीक है, इन 3 ही भागों को यहाँ पर देखेंगे। इनको यहाँ पर स्थानीय स्वशासन की बात करें तो इसके बारे में पूरी तरीके से हर एक डाटा पूरा मैंने आपको वीडियो में दिया है। इससे पहले यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर देखें। स्थानीय स्वशासन, जिसमें समस्त प्रकार की पंचायतों के बारे में बात किया है, नगरीय स्वशासन के बारे में बात किया, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, और बात रही संसद की, तो संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व वो इसमें पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में आ ही जाएगा। ठीक है, इसलिए अलग से इनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखें यहाँ पर विधायिका। ठीक है, अंग कितने हैं मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था के अंग? सबसे पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो विधायिका के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं और इसके बारे में क्या दिया है और क्या है ये विधायिका होती क्या है, सबसे पहले ये देख लें। तो आपको पता होगा कि जैसे कि हम भारत का संविधान पढ़ते हैं, उसमें कानून बनाने वाली सबसे बड़ी जो संस्था मानी जाती है वो होती है संसद। चलिए, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश शासन व्यवस्था के अंग। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन व्यवस्था के अंग हमने देखे कौन कौन से हैं। तो सबसे फर्स्ट है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग है, इंपोर्टेंट है, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, जिनको आपको एक एक पॉइंट आपको समझना है इनके, और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है पॉलिटी में। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था बोलो या फिर शासन व्यवस्था बोलो, उसमें तीनों बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लें और सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर विधायिका को। ठीक है, विधायिका में देखें तो विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो विधायिका है ये वह संस्था है जो सारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मैनेज करने के लिए कानून बनाती है। ठीक है, समस्त प्रकार की योजनाओं का संचालन करने के लिए, उनको धरातल पर उतारने के लिए कानून बनाती है। मतलब सिंपली बोले तो मध्य प्रदेश या फिर राज्यों के लिए कानून बनाने वाली एक संस्था है जिसे हम कहते हैं विधायिका। ठीक है, इसी विधायिका को बोलते हैं विधानमंडल। ठीक है, तो विधायिका बोलो या फिर विधानमंडल बोलो, बात वही है। विधि बनाने वाली संस्था या फिर कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका कहते हैं। क्लियर है इतना? अब फिर बात करते हैं कार्यपालिका। तो यहाँ पर शासन प्रशासन द्वारा जितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जितनी प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जाती है और उनके द्वारा जो संचालन किया जाता है, वो सारा काम किसके अंदर होता है? तो कार्यपालिका के अंतर्गत होता है। अब आपको यहाँ पर डिटेल में पूरा बताऊंगा कि कार्यपालिका के अंदर कौन कौन से अधिकारी होते हैं या फिर किस किस प्रकार के लेवल के पूरे पॉलिटिशियन होते हैं। ठीक है, तो वो पूरा देखेंगे यहाँ पर। लेकिन उससे पहले यहाँ पर न्यायपालिका को देख ले। न्यायपालिका को देखें
तो न्यायपालिका क्या क्या है, मतलब क्या काम करती है, क्या होती है न्यायपालिका। तो यहाँ पर देखें, जो विधान या फिर विधि बनती है, कानून बनता है, उन कानून के तहत जो कार्यपालिका अपने काम को संचालित करती है, इन्हीं कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायपालिका का निर्माण किया गया है। ठीक है, मतलब कार्यपालिका में बहुत सारे नेतागण होते हैं और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, मतलब प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों के जो काम होते हैं, इन कामों को मैनेज करने का काम तो यही करते हैं। ठीक है, लेकिन यदि ये किसी भी प्रकार की कोई गलती करते हैं, कोई भ्रष्टाचार करते हैं या फिर कुछ भी कानून का उल्लंघन करते हैं, तो उसके लिए, उसकी रोकथाम के लिए या फिर उसकी सजा देने के लिए कौन होता है? न्यायपालिका होती है। ठीक है, यही न्यायपालिका इनको मजबूत बनाने का काम करती है। क्यों? क्योंकि इनको डर होता है कि यदि हमने कुछ गलती की तो यहाँ पर न्यायपालिका है और हमारे खिलाफ एक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बैठे अधिकारी उतना ज्यादा मिस्टेक नहीं करते हैं। यदि ये न्यायपालिका यहाँ से हटा दी जाए, न्यायपालिका ना हो और किसी भी प्रकार का कोई दंड देने का कोई प्रावधान नहीं हो, तो फिर जो कार्य व्यवस्था होगी या फिर जो कानून बनेंगे वो किसी काम के नहीं होंगे। ठीक है, इनको मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी होता है किसी भी देश में या किसी भी स्टेट में न्यायपालिका का होना। ठीक है, अब देखते हैं फैक्ट टू फैक्ट। विधायिका की बात करें सबसे पहले। ठीक है, तो विधायिका, इसके कौन कौन से अंग है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर इसके अंग है, वो है राज्यपाल। ठीक है, सबसे पहला इसका अंग कौन सा है? वो है राज्यपाल, और दूसरा है यहाँ पर विधानसभा। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जिसे आपको समझना है। अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नाम बता रहा हूँ कि इन तीनों में क्या क्या रहेगा। ठीक है, उसके बाद में जाएंगे पूरा डिटेल में और डिटेल में एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो राज्यपाल यहाँ पर होता है। ठीक है, और राज्यपाल के बाद में इसका अनुच्छेद को देख ले तो अनुच्छेद क्या होगा इसका? तो इसका अनुच्छेद होता है राज्यपाल का 153। ठीक है, अनुच्छेद की बात कर रहा हूं, जो कि संविधान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अनुच्छेद। ये अनुच्छेद 153 हुआ किसका? राज्यपाल के लिए, और विधानसभा के लिए होगा 170। क्या है? अनुच्छेद 170 मतलब 170। ठीक है, अब इसके अंदर ये है, दो चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर विधायिका की बात करती है, एक सदनात्मक विधायिका है एमपी की, जबकि कहीं कहीं किसी राज्यों में 2 सदन भी हैं। ठीक है, 2 सदन कौन कौन से हैं ये इसके बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू इनका ले लें। तो कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका के अंग कौन कौन से हैं, कौन कौन से लोग आएंगे इसमें? तो कार्यपालिका में सबसे पहले आता है मुख्यमंत्री। ठीक, तो ये मुख्यमंत्री होता है किसी भी स्टेट का, सीएम होता है या फिर मुख्यमंत्री होता है, जो कि एक बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन होता है? किसी भी पार्टी का एक बहुमत दल का नेता होता है, जिसे राज्यपाल के द्वारा यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब फिर आगे यहाँ पर बढ़े तो इसी मुख्यमंत्री के साथ में, मतलब इस सीएम के साथ में यहाँ पर होता है मंत्री परिषद। क्या होता है? मंत्री परिषद। ये तो मंत्री परिषद होता है, और इसी के साथ में अगला, इस मंत्री परिषद के अधीन काम करने वाले लोग होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसकी संरचना होती है, किसकी? कार्यपालिका की। ठीक है, विधायिका 2 अंग है यहाँ पर, राज्यपाल और विधानसभा। कार्यपालिका यहाँ पर 3 चीजें आपको दी है, मुख्यमंत्री है, मंत्री परिषद है और प्रशासनिक अधिकारी, ये इसके अंतर्गत आएंगे। और उसके बाद में फिर बात करते हैं यहाँ पर न्यायपालिका की। ठीक है, जो पूरी तरीके से एक व्यवस्था को बना के रखने का काम करती है। ठीक है, न्यायपालिका में क्या क्या आएगा? तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर हाई कोर्ट आएगा, मतलब उच्च न्यायालय। ठीक है, जिसे हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हाई कोर्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर हाई कोर्ट आती है। और कंट्री लेवल की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें तो वहां पर क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है, और स्टेट लेवल पे क्या होता है? हाई कोर्ट होता है। ठीक है, अब हाई कोर्ट
ये किस अनुच्छेद में होगा, तो ये 214 में होगा। 214 अनुच्छेद क्या है, आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 214 इसमें ये मिलेगा आपको। ठीक है, अब इसके अलावा कौन सा एक ऐसी संस्था है जो न्यायपालिका के अंतर्गत काम करती है, तो कौन सा है। अब ये तो स्टेट लेवल पे हुआ, ठीक है, हाई कोर्ट क्या है, स्टेट लेवल पे होता है, लेकिन उसके नीचे भी अधीनस्थ न्यायालय होता है। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय का मतलब ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर या जिले लेवल पर जो न्यायालय काम करता है वो उसको क्या बोलेंगे, अधीनस्थ न्यायालय। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, तो ये है, ये जिले लेवल पे रहेगा और ये स्टेट लेवल पे रहेगा। ठीक है, मतलब ये स्टेट जिसको राज्य बोल लेंगे अपन, राज्य के लिए प्रमुख जो न्यायालय है वो कौन सा है, हाई कोर्ट है, और जिले के लिए कौन सा है, ये अधीनस्थ न्यायालय है। और इसी अधीनस्थ न्यायालय को हम सत्र न्यायालय भी कहते हैं। ठीक है, जिले लेवल पर है, क्या बोलेंगे, सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मोटे तौर पर इन चीजों को खास करके आपको याद रखना है, क्योंकि ये याद रहेंगे तो इसके अंदर की जानकारी पूरी याद रहेगी। यदि ऊपर का यहाँ पर ये पूरा याद नहीं है, जो मेन पॉइंट याद नहीं है, तो फिर डीप में जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इनको पहले याद रखें और यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। उसके बाद में फिर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर केवल और केवल विधायिका को। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की या फिर राज्य की विधायिका के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और फिर कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से तीनों के बारे में पूरा डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसको मिटाएं और फिर चलिए अब ध्यान से देखें। यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, राज्य का विधानमंडल। ठीक है, मतलब राज्य के लिए कानून बनाने वाली एक संस्था के बारे में। ठीक है, तो राज्य का विधानमंडल पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप माइंड में एक संसद का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको माइंड में लाएं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर संसद को। ठीक है, किसको, संसद। संसद, अब संसद ये एक ऐसी संस्था है जो पूरे कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए यहाँ पर कानून बनाती है। ठीक है, तो कानून निर्माता संस्था है ये। ठीक है, जो कि अनुच्छेद किसमें दिया है, 79 में दिया है। ठीक है, अनुच्छेद 79 या आर्टिकल 79 में इसे दिया गया है। और अब यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर ये केंद्र के लिए है, मतलब देश के लिए है, देश की बात करता है ये संसद। और यहाँ पर जो विधानमंडल है जिसे हम विधायिका भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विधायिका, विधायिका। ठीक है, ये राज्य की बात करता है, मतलब राज्यों के लिए कानून बनाने का काम कौन करता है, तो विधायिका या फिर विधानमंडल। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, बस स्तर अलग अलग है, एक अपर लेवल पे है, एक लोअर लेवल पे है। क्लियर है। अब यहाँ पर संसद की बात करें, जैसा कि आपको पता होगा इसके 3 पार्ट है टोटल। कितने भाग है, 3 अलग अलग भाग यहाँ पर ये दिए गए हैं संसद के। अब वो 3 कौन कौन से हैं ये देखें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ठीक है, ये उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर मिलेगा कौन, तो यहाँ पर मिलेगा लोकसभा, लोकसभा। ठीक है, और फिर जो अगला अंग है संसद का वो है राज्यसभा, राज्यसभा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर संसद के 3 अंग हैं, जिसमें इनके अनुच्छेद भी आपको याद रखना है। और संसद के जो 3 अंग हैं वो सबसे पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा। ठीक है, अब यहाँ पर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद इसका है 79 संसद का। कभी भी क्वेश्चन ये आ गया कभी कि संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में मिलेगा, 79 में आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद में फिर देखें 79 के बाद में 80 आता है। ठीक है, अनुच्छेद 80। तो अनुच्छेद 80 की बात करें यहाँ पर, ये राज्यसभा के गठन का पूरा प्रावधान करता है, मतलब राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है या फिर राज्यसभा का पूरा वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 80 में दिया गया है।
ठीक है। अब फिर आगे बढ़े तो लोकसभा की बात करें तो इसके लिए अनुच्छेद है 81 मतलब 81। इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? 81 मतलब यहाँ पर 81। तो इसको यहाँ पर याद रखना है, जिसमें इसके तहत मतलब अनुच्छेद 81 में पूरा उल्लेख किसका है? तो लोकसभा का पूरा उल्लेख यहाँ पर दिया है। लोकसभा का गठन कैसे होगा, लोकसभा की संरचना कैसे होगी, लोकसभा में कौन कौन से सदस्य हो सकते हैं, कितने सदस्य हो सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको मिलेगा यहाँ पर अनुच्छेद 80 में। ठीक है। और फिर लास्ट में बात करते हैं राष्ट्रपति, जो कि इस पूरी व्यवस्था का सबसे प्रमुख होता है। ठीक है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में दिया है? तो यहाँ पर इनके अनुच्छेद की बात करें तो ये है 52 अनुच्छेद 52 में। ठीक है। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति है, लोकसभा 81 में है, राज्यसभा 80 में है, संसद 79 में है, 79 में। ठीक है। अब यहाँ पर ये देश के लिए काम करने वाली एक कानून बनाने वाली संस्था हो गई, और राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था विधानमंडल है। अब इसके भी अलग अलग भाग है। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको प्रमुख रूप से जो भाग है इसके भी 3 ही होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, किसकी? एमपी की। तो एमपी में इसके 2 भाग हैं। ठीक है। बाकी किसी किसी स्टेट में 3 भाग भी है, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पर देख लें एमपी में एक तो विधानमंडल में, जैसे यहाँ पर संसद में राष्ट्रपति होता है, वैसे ही विधानमंडल में राज्य में राज्यपाल होता है, राज्यपाल। ठीक है। और यहाँ पर जैसे लोकसभा होती है, उसी टाइप से लोकसभा के स्थान पर राज्य स्तर पर विधानसभा होती है, विधानसभा। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एमपी की बात करें तो राज्यपाल होता है और राज्यसभा होती है, विधानसभा होती है किसमें? विधानमंडल में। इसमें एक और संस्था होती है जो कि अलग है, जो कि विधान परिषद के नाम से जानी जाती है, वो एमपी में नहीं है, मतलब उसका एमपी में गठन नहीं किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर बात करें विधान परिषद की, विधान परिषद ये, तो विधान परिषद की बात कर लें तो ये एमपी में नहीं है, इसका गठन नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद का गठन किया गया है। ठीक है। तो कौन कौन से राज्य हैं उसको देख लें। टोटल राज्य कितने हैं? 9 हैं। 9 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है पूरे इंडिया में। ठीक है। तो वो 9 राज्य कौन कौन से हैं उनको थोड़ा सा देख लें। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है तो फर्स्ट नंबर पे आएगा क्या? यूपी ले लेते हैं। ठीक है। यूपी, उसके बाद ले लेते हैं बिहार के बाद में ले लेते हैं आगे महाराष्ट्र। ठीक है। MH लिख देता हूं केवल, महाराष्ट्र के बाद में तेलंगाना और तेलंगाना। ठीक है। तेलंगाना ये हो गया तेलंगाना। उसके बाद फिर आगे देखें तो आंध्र प्रदेश, केवल आंध्रा लिख रहा हूं मैं, आंध्र प्रदेश के बाद में जाएंगे ऊपर तो जम्मू कश्मीर J&K मिलेगा आपको। ठीक है। J&K के बाद में फिर आएगा तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु ये हो गया। और इसके बाद ये कितने हो गए अभी? तो यहां पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7। और उसके बाद में और भी यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है। बिहार हुआ, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और तमिलनाडु हुआ। ठीक है। उसके बाद में एक और है, वो है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक ये है। तो इस तरीके से इनको थोड़ा सा याद रखना है कि इन राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है, मतलब विधान परिषद है। ठीक है। कौन कौन से? फिर से देख लें, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है। तो ये चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ये वाला विधान परिषद वाला, क्योंकि ये एमपी में नहीं है और इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं। ठीक है। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करें आगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में, विधान मंडल के बारे में। और इसके 2 भाग है, राज्यपाल और विधानसभा। ठीक है। तो विधान मंडल की बात करें तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 के
अनुच्छेद 168 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 168 में संविधान का भाग कौन सा है? 6 भाग है, 6वां भाग है। और अनुच्छेद की बात करें इसकी तो ये 168 अनुच्छेद में दिया गया है। क्या है ये? अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद। और इसकी बात करें किसकी? विधानसभा की, तो ये अनुच्छेद 170 में है। ठीक है, अनुच्छेद 170 में इसको दिया गया है। और विधान परिषद जो कि एमपी में नहीं है, लेकिन इसको अनुच्छेद 169 में यहाँ पर इसको दिया गया है। किसको? विधान परिषद में इसको। ठीक है, तो विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? कभी ये प्रश्न आ जाता है तो उसके लिए 169 अनुच्छेद है। ठीक है, और बात करें फिर यहाँ पर राज्यपाल की, तो राज्यपाल यहाँ पर कौन से नंबर पे है? तो ये है 153। ठीक है, और 153 क्या है? इसका आर्टिकल है, मतलब इसका अनुच्छेद है। ठीक है, तो यहाँ पर ये व्यवस्था है। और ये थोड़ा सा संरचना आपको ध्यान रख लेना है, कब कब बना, कैसे कैसे बना, वो अब बात करेंगे इसके बाद में। अभी मैंने केवल यहाँ पे तुलनात्मक रूप से कंपैरिजन करके पूरे देश के लिए क्या करते हैं, कौन सी संस्था है कानून बनाने की, और राज्य के लिए कौन सी संस्था है, इसके बारे में पूरा डिटेल में हमने यहाँ पर बात करी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में विधानमंडल का गठन या विधानसभा का गठन कब किया गया। ठीक है, ये पूरा बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बार लिख ले इसे और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर राज्य विधायिका का विकास, मतलब मध्य प्रदेश में राज्य विधायिका का विकास कब से स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो देखें यहाँ पर वर्तमान जो राज्य विधायिका है इसकी बात करें तो ये 1957 में विधानसभा का गठन किया गया था। राज्य विधायिका के अंदर क्या आता है? विधानसभा। तो विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो ये 1957 में किया गया था। ठीक है, 1957 में। ठीक, और इससे अंग्रेजों के टाइम में मध्य प्रदेश को 3 अलग अलग भागों में बटा हुआ था या बांट रखा था। इसमें पार्ट ए, पार्ट बी तो पार्ट बी और पार्ट सी तो बाद में बनाया था, लेकिन अंग्रेज जब थे उसमें सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार एक क्षेत्र था जिसमें छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र था। ठीक है, तो ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था। इसके लिए एक विधानसभा का गठन किया गया था। और वो कब किया गया था? तो 8 नवंबर 1913 को। कब? 8 नवंबर 1913 को किया गया था। ठीक, और इसका नाम क्या रखा था? उस टाइम विधानसभा नाम नहीं था। ठीक है, उस टाइम उसका नाम अलग था। उस टाइम नवंबर 1913 को जब विधानसभा का गठन किया गया था। लिख देता हूं यहाँ पर विधान या केंद्रीय प्रांत विधान परिषद। ठीक है, ये वो परिषद नहीं है जो वर्तमान में है। ठीक है, ये उस टाइम की परिषद है। विधानसभा को ही यही बोलते थे केंद्रीय प्रांत विधान परिषद। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं वर्तमान में। तो वर्तमान की बात करें तो विधानसभा का गठन सन 1957 में किया गया था। और 1957 में संविधान लागू होने के बाद में फर्स्ट बार विधानसभा के चुनाव करवाए गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये गठन हुआ था 1957 में। और फिर बात करें इसके सदस्यों की संख्या की कि यहाँ पर विधानसभा में उस टाइम टोटल कितने सदस्य थे? कब? 1957 में। तो उस टाइम 288 मतलब 288 टोटल सदस्य थे। ठीक है, अब टोटल 288 सदस्य थे तो उसमें सीटों का बंटवारा किया हुआ था। एससी के लिए अलग और एसटी के लिए अलग और जनरल के लिए अलग। ठीक है, तो यहाँ पर एससी के लिए टोटल 43 सीट रिजर्व थी, मतलब आरक्षित थी। और एसटी के लिए सीटें टोटल कितनी थी? ये थी 54, मतलब 54। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे एससी एसटी में बंटवारा किया गया था। ठीक, अब फिर आगे बढ़े और आगे सन 1976 में यहाँ पर सीटें थोड़ी सी बढ़ गई थी। 288 की जगह यहाँ पर हो गई थी 296। ठीक है, 296 सीटें हो गई थी। अब फिर आगे आए थोड़ा सा तो 1999 में, ठीक है, 1999 में सीटें और बढ़ गई और 320 हो गई। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे सीटें बढ़ती गई। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि ये सीटें बहुत कम हो गई। कब? जब 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ।
जब टूटा तो उसमें छत्तीसगढ़ राज्य में टोटल 90 सीटें चली गई। ठीक है, टोटल कितनी थी? 320 थी। उसमें से सन 2000 में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तो 2 राज्य अलग अलग बन गए, एक मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को दे दी टोटल कितनी? 90 सीटें, और बाकी जो बची हुई सीटें थी वो कितनी थी? 230 सीटें थी, जो कि मध्य प्रदेश में रही। और आज भी टोटल जो सीटें हैं वो कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें टोटल 230 हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है, कहीं कहीं आपको 131 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो 131 ही है वास्तव में, लेकिन रियल में यदि बोले अपन मध्य प्रदेश की जो सीटें हैं 230 है, उसमें एक और कौन सी जुड़ जाती है? तो एक और जुड़ती है आर्टिकल 333 के तहत। कौन सा आर्टिकल? मतलब अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता है। ठीक है, कौन होता है वो? एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो यहाँ पर एक सदस्य ये होता है क्योंकि इनका प्रतिनिधित्व तो एकदम 0 के बराबर होता है, तो राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 333 के तहत एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। इनका चुनाव नहीं होता है, इनको डायरेक्ट चुन लिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, जैसे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति चुनता है, इसी टाइप से यहाँ पर राज्य के विधानसभा में कौन चुनता है? राज्यपाल चुनता है। तो इस तरीके से ये राज्यपाल का काम है। एक तो 230 ये और एक ये एंग्लो इंडियन। ठीक है, टोटल मिला के कितना हुआ? तो टोटल जो संख्या हो गई विधानसभा में ये हो गई 230 प्लस 1। ठीक है, 230 प्लस 1 मतलब कितनी हुई? 231। कितनी हुई? 231। इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा बनता है। ठीक, तो उम्मीद है कि यहाँ पर इतना जो डाटा हमने पढ़ा है, देखा है, बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश की है, और हर एक फैक्ट आपको समझ में आया ही होगा। यदि थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है कुछ, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करें, रिवाइज करके फिर से देख लें इसको, ताकि हर एक चीज पूरी क्लियर हो। और इससे पहले भी 3 पार्ट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एमपीपीएससी और पटवारी के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी हर एक एग्जाम के लिए एमपीजी के तो है ही। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट में यदि आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, और जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।